हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 12। जो हमारा चैप्टर 12 है वो क्या है? पादप में जनन। अब हम देखेंगे कि पादपों में जनन कैसे होता है। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। जैसे कि हमने कक्षा 6 के अध्याय 9 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता में संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि हम पादपों में जनन कैसे होता है। जनन की कुछ विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रक्रियाओं के बारे में बताइए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनक क्या होते हैं? नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं और कुछ पौधों के लिए बीज की आवश्यकता होती है। जिन पौधों को बीजों की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाते हैं? अलैंगिक कहलाते हैं। और जिनको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? बीजों की, तो वो क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। जैसे कि जो अलैंगिक होते हैं उनको क्या बिना उसके ही उगाया जाता है बीजों के। कायिक प्रवर्धन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अंततः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 12.1 करके देखते हैं। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से किसी पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कालम कहते हैं। आप कालम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का उपयोग पौधा उगाकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते हुए देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती, पर्व संधि, जुड़ाव का बिंदु भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं पुरोह अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म देती है। अब हम क्या देख सकते हैं, जो हमारी कायिक कलिका है वो भी जन्म देती है नए पौधों को। और हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमारी किसी गुलाब के तने की कलम है जो क्या करती है? पौधों को उगाने का कार्य करती है। अक्ष से जुड़ी कलिका, ये क्या दिखाई दे रही है हमको? अक्ष से, और ये पर्व संधि है। अब हमने यहाँ पर ये देखा और हमारा ये क्या है? यहाँ पर आलू की आंख से अंकुरित होता पादप, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? आंख है इसकी और इससे क्या हो रहा है? पादप प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर हमने देखा कि कायिक कलिका। अब हम इसके लिए क्रियाकलाप 12.2 करके देखते हैं। एक ताजा आलू लीजिए और आवर्धक लेंस की सहायता से इसे पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनके कलिकाएं या कलिकाएं दिखाई दे सकती है। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनसे प्रत्येक में एक आंख आवश्यक हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। और कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं कि इस प्रकार का अदरक
अदरक अथवा हल्दी भी उग सकते हैं। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि आलू जैसे उग सकता है, वैसे क्या हो सकता है, हल्दी और अदरक भी उग सकते हैं। अदरक का टुकड़ा जिसमें नए पादप अंकुरित होते रहते हैं। ब्रियोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी डहेलिया, ये क्या करती है, जो इसकी जड़ें हैं वो भी नए पादपों को जन्म देती है। बायोफिल्म की पत्तियां जिसके किनारे पर कलिकाएं होती है और ये हमारा क्या है, यहाँ पर नया पादप है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलगिन हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में हम आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनक के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। अब देखिए हम मुकुलन क्या होता है। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये यीस्ट ही घंटों के रूप में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका है, एक कोशिक जीव। आइए हम इसके जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि यीस्ट कैसे जनन करता है। क्रियाकलाप हम यहाँ पर 12.3 करके देखते हैं। शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिकल की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद ले। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल कर उसे जल में घोल दे। अब उस पात्र को कमरे में के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमको नई यीस्ट कोशिका दिखाई देगी। ये क्या हमारी यीस्ट है, हमको दिखाई दे रहा है। विकसित होता मुकुल, नवीन मुकुल और मुकुल श्रृंखला। यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता रहता है। यीस्ट से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धक मुकुल या कली कहलाते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका में विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती है। अब हम देखेंगे खंडन। खंडन क्या होता है? आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशय में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पाइरोगाइरा एक शैवाल में खंडन। क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर? ये इसमें खंडन हो गया, ये दिखाई दे रहा है हमको। बीजाणु निर्माण। अब हम देखेंगे बीजाणु निर्माण कैसे होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। क्या करते हैं? लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता से प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके होते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। ये क्या होता है? अब हमको यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये क्या हमारे कवक में बीजाणु द्वारा जनन। कवक जाल दिखाई दे रही है, बीजाणु धानी और ये बीजाणु दिखाई दे रहा है हमको।
और यहाँ पर हमको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, बीजाणु धानी पुंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये क्या हमारा फर्न में बीजाणु द्वारा जनन, ये हमको फर्न में बीजाणु जनन दिखाई दे रहा है, बीजाणु रोधी पुंज है ये हमारा। अब हम यहाँ पर देखते हैं लैंगिक जनन। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन कैसे होता है। पुष्प की संरचना में आप पहले पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। क्रियाकलाप 2.4 सरसों और गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसकी जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में क्या होते हैं, यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। आप पुंकेसर परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्ती काग्र वर्तिका अंडाशय होते हैं जो अंडाशय में एक अधिक बीजाणु होते हैं और मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजाणु में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। जैसा कि अब हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा पुंकेसर है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमको परागकोश दिखाई दे रहा है, पुतंतु दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये क्या है, स्त्री केसर है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, वर्तिकाग्र वर्तिका। और यहाँ पर क्या, अंडाशय। अब अंडाशय में क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, जो हमने हमारी कक्षा 6 के चैप्टर 9 में भी हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे परागण। सामान्यतः परागकणों के दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकण को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहलाता है। जब यहाँ पर देखो, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्वपरागकण वर्तिकाग्र, और ये परागकण क्या हो रहा है, वर्तिकाग्र पर परागण अगर उसी पर गिरता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्वपरागण कहलाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे पर गिरता है तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। अब हम देखेंगे जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम परागण कहलाता है, पर परागण। अब हम देखेंगे निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, निषेचन, युग्मनज का निर्माण। ये क्या दिखाई दे रही है, अंड कोशिका दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंकुरित होता परागकण, पराग नलिका और युग्मनज का निर्माण यहाँ पर हमको दिखाया गया है। फल और बीज का विकास। अब हम देखेंगे कि फल और बीजों का विकास कैसे होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग में मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने वाले अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। अब हमने यहाँ पर देखा था हमारा चित्र, और ये ए और बी। अब हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ पर सेब का एक भाग और ये हमारा बादाम दिखाई दे रहा है। ये हमारा कैसा होता है, गुद्देदार होता है, और ये हमारा कैसा होता है, सूखा होता है, यानी कठोर होते हैं। बीज का प्रकीर्णन, ये हमारा क्या कहता है, प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने यहाँ भी देखा, जानने का प्रयास किया है कि बीज आपके वस्त्र पर कैसे चिपक जाते हैं।
कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप दो नए उगे बीजों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर संप्रदा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के परिकरण के लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप में नौ उद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर संप्रदा की संभावना कम हो जाती है। पर किरणन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सहीजन और ड्रम स्टिक और द्विफल मेपिल के बीज। ये हमारा क्या है यहाँ पर सहीजन है और ये क्या है हमारा यहाँ पर मेपिल के बीज यहाँ पर, और ये क्या पंख दिखाई दे रहे हैं हमको। प्रकृति में पादप के फलों बीजों का परिकरण पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहीजन और ड्रमस्टिक तथा द्विफल मेपिल जैसे पादप पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आंख, मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पलवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज तंतुओं द्वारा परिकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण यूरेनियम और जिनेशियम है। जैसा अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हमारा, ये दिखाई दे रहा हमको सूरजमुखी के रोम युक्त फल और ये मदार आंख रोम युक्त बीज। अब हमने यहाँ पर देखा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे अंदर स्थित बीज परिकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। ये हमारा क्या है, जेंथियम का एक पौधा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक भाग। अब हमारे यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिखाई दे रहे हैं हमको। इसमें क्या, अलैंगिक जनन जो हमने यहाँ पर पढ़े, मुकुलन, भ्रूण प्रकीर्णन और निश्चन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनक, बीजाणु और बीजाणुधारी और परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर और पुंकेसर। हमने इन सभी जो है यहाँ पर हमको शब्दों का हमने अच्छे से अर्थ समझ लिया है। अब हमने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या सीखा, सभी जीवों को अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन कुछ विधियों खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन से है। लैंगिक जनक में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज परिकर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने और सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए संप्रदा को कम करने और नए आवासों को अधिग्रहण में सहायक होता है। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर हुआ खत्म और हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।